जय हिंद। दो टूक में आपका स्वागत है। देश के मुख्य चुनाव आयुक्त एसवाई कुरैशी को देश की जनता डिफेंडर ऑफ डेमोक्रेसी कहने लगी है। उसी तरह बिहार के चुनाव के बाद जिसकी वजह से कुरैशी साहब डिफेंडर ऑफ डेमोक्रेसी कहे जाने लगे हैं, सरकार बनाने वाले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को साल का सबसे महत्वपूर्ण और सफल व्यक्ति कहा गया है। उन्हें इसके लिए पुरस्कार भी टेलीविजन चैनल्स दे रहे हैं। लेकिन नीतीश कुमार के बिहार में किस तरह राजनीति में, मंत्रिमंडल में और विधानसभा में अपराधियों का लगभग कब्जा सा हो गया है, ये देखने की चीज है और समझने की चीज है। बिहार की जनता ने ऐतिहासिक जनादेश दिया, नीतीश कुमार को ऐतिहासिक जनादेश दिया। चुनाव के परिणामों से बिहार की जनता में खुशी की लहर दौड़ गई और बिहार की जनता में ही नहीं, पूरे देश में खुशी की लहर दौड़ गई, क्योंकि बिहार की जनता ने अपने यहां पिछले 50-60 सालों से चले आ रहे कई तरह के भ्रमों को इस चुनाव में एक झटके से तोड़ दिया। चारों तरफ नीतीश कुमार और बिहार की जनता की जय जयकार हुई, सारे देश में जय जयकार हुए। नीतीश कुमार को बिहार की जनता ने मुख्यमंत्री से एक झटके में प्रधानमंत्री पद का दावेदार बना दिया और देश के लोग, देश का बड़ा हिस्सा उनमें भावी प्रधानमंत्री का चेहरा देखने लगे हैं। लेकिन इस जनादेश का नीतीश कुमार जी ने किस तरह इस्तेमाल किया? नीतीश कुमार जी ने जिस तरह से इस्तेमाल किया, क्या वो काफी है या उन्हें कुछ और करना चाहिए? क्योंकि किसी मुख्यमंत्री की पहली चुनौती मंत्रिमंडल चुनने की होती है, वो कैसा मंत्रिमंडल बनाता है। ये चुनौती इसलिए है क्योंकि मंत्रिमंडल की संरचना से इस बात के संकेत मिलते हैं कि सरकार आने वाले 5 सालों में क्या करने वाली है और कैसे करने वाली है और साथ ही कितना करने वाली है। कोई मुख्यमंत्री खुद तो ये नहीं चाहता कि उसके मंत्रिमंडल में दागी किस्म के लोग हों, पर नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल में दागी लोग हैं, जबकि स्वयं नीतीश कुमार ईमानदार छवि वाले नेता हैं। देश की जनता इस अंतर्विरोध को समझने में थोड़ी सी परेशानी महसूस कर रही है, क्योंकि बिहार का वर्तमान मंत्रिमंडल नीतीश कुमार की छवि और जनादेश के ठीक विपरीत है। अगर नीतीश की कैबिनेट में लगभग आधे लोग दागी हों, उन पर आपराधिक मामले चल रहे हों, तो इसे हम किस तरह की विडंबना कहें? बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हालांकि खुद अपने ईमानदार एवं स्वच्छ छवि के लिए बिहार की जनता में लोकप्रिय हैं, लेकिन ये लोकतंत्र की ट्रेजेडी है कि वो खुद एक ऐसी कैबिनेट का नेतृत्व कर रहे हैं जिसमें कई मंत्रियों का रिपोर्ट दागी रहा है। बिहार में कुल 30 कैबिनेट मंत्री हैं। इनमें से 14 मंत्री ऐसे हैं जिन पर आपराधिक मुकदमे हैं। जिन 14 मंत्रियों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं, उनमें किसी पर हत्या का मामला चल रहा है तो किसी पर चोरी व लूट करने का। कई मंत्रियों पर धोखाधड़ी और दंगा भड़काने का भी मामला है। गौतम सिंह विज्ञान एवं तकनीकी मंत्री हैं, उनके खिलाफ 2 मामले हैं। उन पर हत्या का प्रयास एवं चोरी के अलावा 11 आरोप हैं। फुलवारी शरीफ से जदयू के विधायक श्याम रजक खाद्य एवं जन आपूर्ति मंत्री हैं, उनके खिलाफ भी 2 मामले हैं। उन पर भी हत्या का प्रयास और दंगा भड़काने के अलावा 4 आरोप हैं। सारण से भारतीय जनता पार्टी के विधायक जनार्दन सिंह सिगरीवाल राज्य के श्रम संसाधन मंत्री हैं, उन पर 5 मामले लंबित हैं। बिहार के शहरी विकास मंत्री प्रेम कुमार पर भी एक आपराधिक मामला दर्ज है। प्रेम कुमार गया से भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव जीते हैं। गन्ना और सिंचाई मंत्री अवधेश प्रसाद कुशवाहा पर तो चोरी का आरोप है, वो पिपरा के विधायक हैं। इसी तरह परिवहन मंत्री कृष्ण पटेल, पंचायती राज मंत्री हरि प्रसाद शाह, उद्योग एवं आपदा प्रबंधन मंत्री रेणु कुमारी पर एक आरोप है जो चुनाव से संबंधित है। इसी तरह कला एवं संस्कृति मंत्री प्रोफेसर सुखदा पांडे और सूचना तकनीक मंत्री शाहिद अली खान पर भी अदालत में एक मामला दर्ज है। सीतामढ़ी के विधायक सुनील कुमार उर्फ पिंटू राज्य के पर्यटन मंत्री हैं, उनके खिलाफ 3 मामले दर्ज हैं। भारतीय जनता पार्टी के विधायक नंद किशोर यादव सड़क निर्माण मंत्री हैं, उनके खिलाफ 4 आपराधिक मामले दर्ज हैं।
भागलपुर के विधायक अश्विनी कुमार चौबे राज्य के स्वास्थ्य मंत्री हैं। उनके खिलाफ भी 3 आपराधिक मामले हैं। सहकारिता मंत्री रामाधार सिंह के खिलाफ 5 आपराधिक मामले हैं। ये सूची यहीं खत्म नहीं होती है। ये जानकारियाँ 30 में से 25 कैबिनेट मंत्रियों के हलफनामे पर आधारित है। कई और मंत्रियों पर भी आपराधिक मामले होंगे। समझने वाली बात ये है कि ये अदालत में चल रहे केसेस हैं। इन मंत्रियों पर आरोप है। बिहार के ये कैबिनेट मंत्री दोषी हैं या नहीं, ये फैसला अदालत करेगी। जनता और अदालत के फैसले में एक बड़ा फर्क होता है। अदालत सबूत पर फैसला करती है, जनता चेहरा देखती है। बिहार की जनता ने लालू यादव का चेहरा देखा, नीतीश कुमार का चेहरा देखा और फैसला कर दिया। अगर बिहार के लोग सबूत देखते तो 80% सड़कें दिखाई देती जो नहीं बनी है। रात के अंधेरे में बिजली ढूंढते जो सिर्फ दिन भर में चंद घंटे रहती है। सबूत ढूंढते तो पीने के लिए साफ पानी का ठिकाना पूछते। बिहार की जनता ने नीतीश कुमार का चेहरा देखा, एक आशा देखी। अब नीतीश कुमार के लिए बिहार की जनता की आशाओं और अपेक्षाओं को पूरा करने का वक्त है। ये तथ्य हमारे नहीं हैं, हमने इन्हें इकट्ठा नहीं किया है। हमने इस रिपोर्ट के लिए कोई विशेष मेहनत नहीं की है। क्यों? क्योंकि ये तथ्य इन मंत्रियों ने खुद शपथ पत्र में लिखे हैं, शपथ के द्वारा कहे हैं जब वो विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए जा रहे थे। चुनाव आयोग के सामने जब इन्होंने ये घोषणा की है तो इनके ऊपर शक करने की कोई वजह नहीं है। मजे की बात यह है कि लोक स्वास्थ्य एवं अभियंत्रण मंत्री चंद्रमोहन राय और सहकारिता मंत्री रामाधार सिंह, ये दोनों ऐसे मंत्री हैं जिनके पास पैन कार्ड भी नहीं है। अब पता नहीं ये कैसे अपना टैक्स भरते हैं, या फिर टैक्स भरते भी हैं या नहीं हैं, या इनके पास इतने साधन कैसे आए कि ये विधानसभा का इन्होंने चुनाव लड़ा और ये मंत्री भी बन गए। अभी हमने आपको दिखाया बिहार की कैबिनेट का हाल। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कैसे विधानसभा पर अपराधियों का कब्जा हो गया है। पर एक बात हम साफ करना चाहेंगे, 2 तरह के अपराध होते हैं। एक वो अपराध होते हैं जिन्हें हम जघन्य अपराध कहते हैं, जिनमें चोरी है, डकैती है, बलात्कार है, हत्या है। दूसरी तरह के अपराध होते हैं जो रंजिशवश राजनीतिक तौर पर लगाए जाते हैं परेशान करने के लिए, और खासकर पुलिस के लोग किसी आंदोलन धरना में शामिल होने पर लगा देते हैं 144 तोड़ने के जैसे अपराध। इसके बारे में ध्यान देने की जरूरत है कि बिहार की विधानसभा में जो लोग हैं उन पर किस तरह के आरोप लगे हैं, किस तरह के अपराध हैं। लेकिन अपराध तो अपराध है, आरोप तो आरोप है। अगर एक बार एफआईआर दर्ज हो गई तो उससे कैसे निकलें, उससे कैसे सफाई हो, खासकर उन लोगों की जो विधानसभा में है, क्योंकि वही मंत्री है, वही विपक्ष के नेताओं में है। इसके बारे में बात करेंगे ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद 2 टूक में आपका स्वागत है। ब्रेक से पहले हमने आपको दिखाया कि बिहार के कैबिनेट के मंत्री, ऐसे मंत्री जिन पर आपराधिक मामले चल रहे हैं। अब आपको बताएंगे कि कितने अपराधी छवि वाले नेता विधानसभा में चुनेंगे। नीतीश कुमार से दरअसल लोगों की आशाएं इसलिए बंधी क्योंकि उनके पहले जहां सरकार का अस्तित्व सवालिया निशान के घेरे में आ गया था, लोगों को लगता था कि सरकार का अस्तित्व है ही नहीं, वहां उन्होंने, नीतीश कुमार ने सरकार को स्थापित किया। दिन दहाड़े अपराध करने वाले बेखौफ और बेलगाम अपराधियों का खात्मा किया। अपराधियों के खिलाफ जब अदालत में हर दिन की सुनवाई और सजा होने लगी तो लोगों का विश्वास जागा। लोगों को लगा कि राज्य में कानून का राज्य एक बार फिर स्थापित हो रहा है। बिहार की जनता ने भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड को ऐतिहासिक जीत दिलाई।
लेकिन दोनों ही पार्टियों ने दागियों, बाहुबलियों और अपराधियों को टिकट देकर जनता को निराश किया। जनता दल यूनाइटेड के 114 विधायक हैं, उनमें से 58 पर आपराधिक मामले दर्ज हैं और 43 ऐसे विधायक हैं जिन पर गंभीर आरोप हैं। भारतीय जनता पार्टी के 90 विधायक हैं, जिनमें से 58 विधायकों पर आपराधिक मामले चल रहे हैं और उनमें से 29 ऐसे हैं जिन पर गंभीर आरोप हैं। लालू यादव के राष्ट्रीय जनता दल में भी आपराधिक छवि वाले विधायक हैं। नवनिर्वाचित विधानसभा में 241 में से 141 विधायकों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं। दोनों ही पार्टियों ने आपराधिक छवि वाले नेताओं को टिकट देने में कोताही नहीं की। यही वजह है कि 2005 में करीब 50% विधायक पर आपराधिक मुकदमे चल रहे थे, तो इस बार ऐसे विधायकों की संख्या में 9% का इजाफा हुआ है। मतलब पिछले बार आपराधिक मामले में फंसे लोगों की संख्या 122 से बढ़कर 141 हो चुकी है। कुछ लोग ये कह सकते हैं कि इन आपराधिक छवि वाले नेताओं को बिहार की जनता ने ही चुना है, लेकिन क्या राजनीतिक दल चुनाव के दौरान वोटर्स को ये बताती है कि उनके उम्मीदवारों पर लूट, हत्या, अपहरण एवं चोरी के आरोप लगे हैं? बिहार की राजनीति में अपराधियों को स्थापित करने में राजद सरकार की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। बिहार की जनता ने 15 साल के गुंडा राज से निपटने के लिए ही नीतीश कुमार को चुना था। नीतीश कुमार की पिछली सरकार ने अपराध पर काबू भी पाया। जो खूंखार अपराधी थे उन्हें फास्ट ट्रैक कोर्ट के जरिए सजा दिलाई गई। सैप दस्ता बनाकर अपराधियों की धरपकड़ की, उनका एनकाउंटर भी किया। व्यापारियों और दुकानदारों को रंगदारों से छुटकारा मिल गया। बिहार की जनता को दिन दहाड़े लूटमार से निजात मिल गई। फिर क्या वजह थी कि जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी ने ऐसे लोगों को टिकट दिया जिनके खिलाफ कोर्ट में आपराधिक मुकदमे चल रहे हैं? बिहार चुनाव में हिस्सा लेने वाले सभी दलों ने अपराधियों को टिकट देकर जनता के सामने कोई विकल्प नहीं छोड़ा। बिहार की जनता नीतीश कुमार का चेहरा देखकर वोट दे रही थी, पार्टी या उम्मीदवारों को नहीं। भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड ने अपराधियों को टिकट देकर राजनीति के अपराधीकरण को बढ़ावा दिया है। अपराध पूरी तरह से खत्म करने की पहली शर्त ही यही है कि अपराध और अपराधियों को राजनीतिक संरक्षण न मिले। अगर आपराधिक चरित्र वाले लोगों का विधानसभा पर ही कब्जा है तो अपराध खत्म कैसे होगा? अलबत्ता ये जरूर है कि मुख्यमंत्री की ओर से ऐसे लोगों को कोई संरक्षण नहीं मिल रहा है, लेकिन ये भी एक कटु सत्य है कि ऐसे लोग बाकायदा मंत्रिमंडल में बैठे हुए हैं। सचमुच ये नीतीश कुमार की राजनीतिक व्यवस्था ही दिखाई देती है। एक बात हमें बहुत गंभीरता से समझ लेनी चाहिए, वो ये कि भ्रष्टाचार, अपराध, कालाबाजारी और अराजकता ये सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। इनमें से कोई एक भी सरकारी तंत्र में अपनी पैठ बनाता है तो दूसरी बीमारियां खुद ब खुद अपने आप आ जाती हैं। किसी एक को निशाने पर लेने से काम नहीं बनने वाला। अगर पूरे सरकारी तंत्र को सुधारना है तो भ्रष्टाचार, अपराध, कालाबाजारी और भूमाफियों और उनके दलालों के साथ एक साथ लड़ना होगा। बिहार में पहले अपराधियों का बोलबाला हुआ तो एक के बाद एक दूसरी बीमारियों ने सरकार को अपने जाल में जकड़ लिया, फंसा लिया। नतीजा सरकारी तंत्र ही ध्वस्त हो गया। आज वही खतरा फिर से दिखाई देने लगा है। बिहार विधानसभा और बिहार की कैबिनेट में आपराधिक छवि वाले लोग बहुमत में आ गए हैं और इसने उन लोगों को डरा दिया है जो नीतीश कुमार से एक बहुत बड़े बदलाव का सपना या आशा पालने लगे थे। वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे अपराध और भ्रष्टाचार के खिलाफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मुहिम की असलियत क्या है। छोटा सा ब्रेक, अभी वापस। ब्रेक के बाद दो टूक में आपका स्वागत है। नीतीश कुमार, जिन्हें बिहार का लोगों ने नायक कहा, इतिहास का नायक कहा, नीतीश में बड़ी बड़ी संभावनाएं देखी, उन्हीं नीतीश के बिहार में आज क्या हो रहा है, किस तरह वहां की राजनीति में अपराधी छवि वाले नेताओं की घुसपैठ हो गई है। इस बार चुनाव जीतने के बाद नीतीश कुमार ने इस सारी स्थिति से लड़ने के लिए रणनीति आखिर बनाई क्या है, आपको जान के थोड़ा सा अच्छा लगेगा।
आश्चर्य तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि नीतीश कुमार को एक कोशिश करने वाले नेता के रूप में देखा जा रहा है। उन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ एक अभियान छेड़ा है, नए नए प्रयोग कर रहे हैं। विधायक निधि को खत्म करके भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने की उन्होंने एक अच्छी कोशिश की है, जबकि उनके इस कदम की वजह से विधायकों का एक बड़ा वर्ग नीतीश कुमार के खिलाफ हो गया है। नीतीश के लोगों का कहना है कि इससे हमने विधायक निधि में फैले हुए कमीशन के तंत्र को ध्वस्त करने की सफल कोशिश की है। कितनी सफल होती है नहीं पता, लेकिन कोशिश स्वीकार और प्रशंसा करने लायक है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने चुनाव प्रचार के दौरान भ्रष्टाचार को खत्म करने का वादा किया था। वो उन्हीं वादों को निभाने की शुरुआत कर चुके हैं। नए नए प्रयोग हो रहे हैं। विधायक निधि को खत्म करके भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने की अच्छी कोशिश हुई है। मंत्रियों और अधिकारियों द्वारा अपनी संपत्ति की जानकारी सार्वजनिक करने से भी बिहार को फायदा होगा। मंत्रियों की जानकारी अब इंटरनेट पर मौजूद है। नीतीश कुमार की एक नई पहल ये है कि अधिकारियों के खिलाफ मामला आने पर अब उनकी संपत्ति जब्त कर ली जाएगी। ये भ्रष्टाचार से निपटने का लोकप्रिय और कारगर तरीका है। अब अधिकारी गलत काम करने से बचेंगे। बिहार में बहुत जल्द आम नागरिकों को लोक सेवा प्रदान करने के लिए राइट टू सर्विस एक्ट लाया जाएगा। इस एक्ट का प्रावधान है कि जो लोक सेवाएं आम लोगों को उपलब्ध कराई जाती हैं, वैसी सेवाएं समय सीमा के अंदर उपलब्ध हो जाए। इसमें नागरिकों को अपील का भी अधिकार होगा। अगर समय सीमा के अंदर सेवाएं उपलब्ध नहीं होती हैं, तो इसके लिए जिम्मेवार अधिकारी और कर्मचारी दंड के भागी होंगे। इस बिल के मुताबिक जो अधिकारी समय सीमा के अंदर काम नहीं कर सकेंगे, उनकी सैलरी काटी जाएगी। दोषी अधिकारी को 250 रूपए से 5,000 रूपए तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है। नीतीश कुमार इस बिल के जरिए अधिकारियों के लिए समय सीमा तय करना चाहते हैं। बिहार में पासपोर्ट के लिए पुलिस वेरिफिकेशन अब 7 दिन में पूरी हो जाएगी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के लिए 3 दिन, बिजली कनेक्शन के लिए 30 दिन, बिजली विभाग को शहरी इलाकों में बिजली की गड़बड़ी ठीक करने के लिए 4 घंटे और ग्रामीण इलाकों के लिए 24 घंटे। शैक्षणिक संस्थानों में स्कॉलरशिप के लिए 30 दिन, कास्ट और रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट बनाने के लिए 30 दिन का वक्त दिया गया है। अब बिहार में 30 दिनों के अंदर रिटेल शॉप के लिए लाइसेंस और ड्राइविंग लाइसेंस मुहैया कराए जाएंगे और राशन कार्ड बनाने के लिए अधिकारियों को महज 60 दिन दिए गए हैं। सरकार इस टारगेट को पूरा करने के लिए स्टेट पब्लिक सर्विस डिलीवर कमीशन को गठित करने के बारे में फैसला ले सकती है। नीतीश सरकार की इस पहल पर विश्वास करने में डर लगता है, लेकिन अगर सरकार ये कानून लागू कर देती है तो ये सचमुच ऐतिहासिक स्थिति होगी। लेकिन नीतीश के सामने एक और चुनौती है कि ये कानून लागू भी हो, उन्हें इसकी वाहवाही भी मिले, लेकिन चुनौती यही है कि इस कानून का बड़े पैमाने पर पालन होता भी दिखाई दे। किसी को अपराधी तब तक नहीं माना जाता जब तक उसे अदालत में सजा न मिल जाए। ये कानून का नजरिया है, लेकिन लोकतंत्र में कानून का नजरिया कम चलता है। लोकतंत्र में नैतिकता का बहुत स्थान है। हालांकि भारत की राजनीति में आज नैतिकता की कोई जगह दिखाई नहीं देती, लेकिन इसके बावजूद कांग्रेस पार्टी के कई नेताओं को मंत्री की कुर्सी खाली करनी पड़ी। एक मुख्यमंत्री को भी इस्तीफा देना पड़ा। ए राजा भी आरोपी हैं, दोषी नहीं, लेकिन उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। इसलिए यह जरूरी है कि एक फास्ट ट्रैक कोर्ट बिहार में नीतीश कुमार अगर चाहें, और उन्हें चाहना चाहिए कि वे एक फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाएं, सभी विधायकों और मंत्रियों के मामलों को 3 महीने के अंदर, ज्यादा से ज्यादा 5 महीने के अंदर निपटाएं। जिन विधायकों का जुर्म सिद्ध हो जाए उन्हें जेल भेज दिया जाए, उनकी सदस्यता रद्द कर दी जाए, निरस्त कर दी जाए, और जो बरी हो जाएं उनका राजनीति में स्वागत किया जाए। नीतीश जी के ऊपर दूसरी जिम्मेदारी है। नीतीश जी के ऊपर ये जिम्मेदारियां उनकी खुद की ओढ़ी हुई नहीं है। बिहार में बदली हुई घटनाओं ने, बिहार में बदली हुई मानसिकता ने, बिहार में लोगों की आशाओं ने उनके ऊपर ये जिम्मेदारी जबरदस्ती डाल दी है। और लोकतंत्र में वही नेता सफल होता है जो लोगों द्वारा डाली हुई जिम्मेदारियों का सफलतापूर्वक निर्वहन करे, अपने माथे पर शिकन ना आने दे। और वो जिम्मेदारी है बिहार के अल्पसंख्यकों, बिहार के मुसलमानों को विकास की मुख्य धारा में लाना, बिहार के मुसलमानों को शिक्षा दिलवाना,
बिहार के मुसलमानों के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा करना, और देश का मुसलमान नीतीश की तरफ इसी आशा से देख रहा है। यह बहस का विषय है कि नीतीश कुमार को कितने मुसलमानों ने वोट दिया, लेकिन बिहार पे आम तौर पे धारणा है कि नीतीश कुमार को तो मुसलमानों ने वोट दिया ही, बल्कि नीतीश कुमार की वजह से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को भी मुसलमानों ने वोट दिया। ये कितना सही है कितना गलत, ये मुसलमान जाने, बिहार के मुसलमान जाने, लेकिन देश के मुसलमान नीतीश की तरफ एक आशा भरी निगाह से देख रहे हैं कि क्या नीतीश कुमार, जिनकी छवि एक साफ सुथरे नेता की बनी हुई है, जिनकी छवि एक धर्म निरपेक्ष नेता की बनी हुई है, जिनकी भाषा एक धर्मनिरपेक्ष नेता की भाषा है, जिस भाषा में मुसलमान अपने लिए जगह देखता है, क्या बिहार के मुसलमानों को नीतीश से न्याय मिलेगा? क्या उनके बुनियादी छोटे छोटे काम नीतीश कुमार की सरकार में होंगे? ये नीतीश के सामने एक बहुत बड़ा एक चुनौती तो नहीं है, लेकिन नीतीश के लिए एक बड़ी संभावना है। अगर नीतीश बिहार में मुसलमानों के लिए कुछ अच्छा करते हैं तो देश का मुसलमान नीतीश को बेखौफ, बेहिचक, खुले बाहों से उन्हें अपना नेता मान लेगा, उन्हें अपने गले लगा लेगा। नीतीश के लिए एक दूसरी और चुनौती है। बिहार में नीतीश जो कर रहे हैं उसे देश की राजनीति में वे सारे लोग जो मौजूदा राजनीतिक स्थिति के प्रति अपना असंतोष जाहिर कर रहे हैं, या मौजूदा राजनीति को सही नहीं समझते, या देश के विकास की दिशा को गलत समझते हैं, वो सारे लोग नीतीश में एक नई संभावनाएं तलाशने लगेंगे। और इसी नजरिए से नीतीश जी के हर काम को देश के लोग देख रहे हैं। हो सकता है अगर नीतीश बिहार में सफल हो तो देश में एक नए राजनीतिक ध्रुवीकरण का रास्ता साफ हो, एक नए राजनीतिक शक्ति का रास्ता साफ हो, एक नए राजनीतिक प्रयोग का रास्ता सामने दिखाई देने लगे। नीतीश खुद ये नहीं चाहते, लेकिन लोग चाहते हैं, देश के लोग चाहते हैं कि बिहार में नीतीश सफल हो। और नीतीश को ये नहीं भूलना चाहिए कि लालू यादव बहुत सामान्य स्तर से उठ करके देश के बड़े नेताओं में शामिल हुए हैं। बिहार में उन्होंने 15 साल राज्य किया है। रामविलास पासवान एक साधारण घर से निकल करके दलितों के बड़े नेता बने हैं। जनता ने इस चुनाव में उन्हें नकार दिया। इसका यह मतलब नहीं कि ये लोग अपनी गलतियां नहीं सुधारेंगे, ये अपनी गलतियां सुधारेंगे और दोबारा मैदान में आएंगे। पर नीतीश के सामने चुनौती दूसरी है। ये जब गलतियां सुधारेंगे, सामने आएंगे, उसके लिए अभी 3 साल का 4 साल का वक्त है। पर नीतीश के सामने बहुत वक्त नहीं है। अगले लोकसभा चुनावों से पहले नीतीश को बिहार में कुछ करिश्मा करके दिखाना पड़ेगा और लोगों की आशाओं पर खरा उतरना पड़ेगा, ताकि देश के वो लोग जो नीतीश में एक भावी नेता का चेहरा ढूंढ रहे हैं उन्हें निराशा न मिले। हम जो कहते हैं सच कहते हैं, दो टूक कहते हैं। जय हिंद।